गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 का जो है बल तथा दाब का दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जो कि पहला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि बल क्या होता है। बल क्या होता है इसका हम लोग डिफिनीशन भी पढ़ चुके थे, और अपकर्षण बल, अभिकर्षण बल क्या होता है, ये सब का हम लोग क्लास कर चुके थे। आज हमारा न्यू टॉपिक है, जिसका टॉपिक का नाम है बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब सर, ये टॉपिक से ही हम लोग को मालूम चल रहा है कि बल एक ऐसा चीज है जो कि हम कोई भी वस्तु पे अगर हम लगाते हैं तो उसका हम आकृति भी चेंज कर सकते हैं। अब कहने का तात्पर्य हुआ, आप लोग घर में देखे होंगे, आपके घर में दीदी या मम्मी जो भी हो खाना बनाती होगी, तो आटे का लोई आप लोग देखे हैं ना, लोई जिसको आटे का लोई कहते हैं, आटे की लोई, ये मम्मी रखती है। आटे की लोई से क्या बनाती है? रोटी बनाती है। जो कि लोई पहले क्या था, इतना गो था लोई, उसके बाद क्या उसमें आकृति बदला ना, एक रोटी बना। कैसे बना? जब तक हम उस पर बल नहीं लगाए क्या रोटी बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो इसमें कहा गया कि हम कोई भी वस्तु पे अगर हम बल लगा रहे हैं तो उसकी आकृति में भी चेंजिंग ला सकते हैं। जो कि ये पहले छोटा था, उसमें बल लगाए, रोटी क्या हो गया? रोटी में परिवर्तन, यानी बड़ा हो गया, यानी उसकी आकृति बदल गई। यही हमको पढ़ना है। देखिए क्या कहा जा रहा है किताब में। इसमें बोला जा रहा है, सारणी 8.2 के प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूंथे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबर की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अब समझिए, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। एज अभी हम विराम अवस्था में हैं, कोई आदमी आया, हम पे बल लगाया, हम कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? गति की अवस्था में आ जाएंगे। या फिर हम स्पीड में हम चल रहे हैं, कोई रुकाव अगर आया, रुकावट आया, तो उसके कारण हम क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे, विराम अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अब ऐसा दिशा भी परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए हम जा रहे हैं पूरब की तरफ, किधर जा रहे हैं? पूर्व की तरफ, पूरब। कोई आया, बल लगाया, उसके विपरीत कर दिया। हम जा रहे हैं पूरब की तरफ, लेकिन बल हमारा विपरीत लग रहा है, यानी कि हमारा दिशा भी क्या हो जाएगा? पूर्व की जगह हम किस में चले जाएंगे? पश्चिम में। किसके कारण गए? बल के कारण गए। यानी कि इससे तात्पर्य हो रहा है कि सर बल से जो है दिशा भी परिवर्तन होता है। और अभी आकृति तो अभी समझाए ही है हम। अब समझिए, यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई भी वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती है। मान लीजिए आटे की लोई है, जो हम एग्जाम्पल लिए उसी पे हम बतला रहे हैं, उस पर अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो क्या वो रोटी में परिवर्तित होगा? नहीं होगा, उसका आकृति जैस का तैस रह जाएगा। अगर हम खड़े हैं, हम पे अगर बल नहीं लगाया जाए तो हम विराम की अवस्था, विराम में ही रह जाएंगे। या फिर हम गति में हैं, जब तक हमको कोई रुकावट वाला बल नहीं लगेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम गति में ही रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि बल एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी वस्तु को जो है गति में ला सकती है, या फिर गतिशील वस्तु को धीमी कर सकती है, उसका दिशा भी चेंज कर सकती है, उसका चाल में भी परिवर्तन कर सकती है, उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकती है। अब समझिए पेशीय बल क्या होता है, जो कि हम यहां क्वेश्चन भी लिखे हैं। पेशीय बल क्या होता है यहां हम अभी बतला रहे हैं, डिफिनीशन जो कि किताब में आपको दिया गया है। उसके बाद फिर हम अपने लैंग्वेज में समझाएंगे। समझिए, क्या आप मेज पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है।
जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते या पानी की बाल्टी को उठाते तो बल कहां से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही पेशीय बल कहते हैं। मतलब कहा गया मांसपेशियों द्वारा जो बल लगा, मांसपेशियों द्वारा जो बल लगा उसी को हम लोग पेशीय बल कहते हैं। अब कहिएगा ये सर मांसपेशियां क्या होता है? ये तो हम समझ में नहीं किए। अब समझिए, हम अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं। ऐसा मान लीजिए हम, ये हमारा बोर्ड है, इस पे अगर हम बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए? इसको स्पर्श किए ना, यानी संपर्क में आए। तो हमारा जो संपर्क हम किए वो हमारा संपर्क बल कहला जाएगा। और जो चीज से हम संपर्क कर रहे हैं, मान लीजिए हम ये हाथ से संपर्क कर रहे हैं, यानी शरीर का अंग आ रहा है ना, इसमें जो हमारा शरीर का अंग आया वो हमारा यही पेशीय बल कहलाएगा। और जो संपर्क हम कर रहे हैं वो हमारा संपर्क बल कहलाएगा। ये उदाहरण से हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये उदाहरण जो है संपर्क बल और पेशीय बल दोनों जो है आपको क्लियर कर दिया होगा। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये उदाहरण जो है आपको YouTube पे अवेलेबल नहीं होगा। आप लोग इसका जो है छानबीन कर भी सकते हैं। ये हम 100% नहीं, 118% कहते हैं। आप कहेगा सर 118% क्यों कहते हैं? हम तो परसेंटेज पर हैं 100%, तो 18% जीएसटी जोड़ के हम बोल रहे हैं। अब समझिए आगे क्लास क्या है। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे विभिन्न कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब बोला जा रहा है मनुष्य तो पेशीय बल का उपयोग कर रहा है, पशु भी हमारे लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। अब कहिएगा कि सर पशु पेशीय बल का क्या उपयोग करते हैं? तो आप लोग देखे होंगे घोड़ा को या फिर हाथी को या फिर ऊंट को, उसके गर्दन में क्या रहता है? रस्सी बांधा हुआ रहता है और वो जो है सामान को खींचता है। किसके द्वारा खींच रहा है? पहला तो वो पेशीय बल लगाया, संपर्क बल लगाया, उसका संपर्क हो रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? पेशीय बल लगा रहा है ना, अपना शरीर से बल लगा रहा है, तो वो हमारा पेशीय बल हो जाएगा। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। अब समझेंगे घर्षण। घर्षण क्या होता है? आप लोग एज बरसात के दिन में देखे होंगे चप्पल की गोटी, आप लोग सुने होंगे, जिसका पूरा स्लिप हो जाता है, मतलब पूरा गोटी उसका खराब हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है? बरसात के दिनों में छल जाता है, यानी उसका स्थिरता बहुत कम रहती है, जिस कारण जो है वो गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। ये किसके कारण हो रहा है? घर्षण कम लग रहा है जिस कारण हो रही है। उसी के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। ये घर्षण के बारे में अभी कम हम बतलाएंगे, क्योंकि हमारा 9वां चैप्टर जो है घर्षण चैप्टर है, उसी में जो है हम लोग पूरा फुल डिटेल में क्लास करेंगे। समझिए, अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो यह धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर भी वह कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? अब यह सब क्यों रुक जाता है सर? घर्षण के कारण रुक रहा है। अगर आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, गेंद को आप लोग क्या उसको बोलते हैं, किक मारते हैं गेंद को, तो क्या होता है? गेंद कुछ दूर जाने के बाद वो रुक क्यों जाता है? इसका रीजन क्या है? अगर वो जमीन में अगर स्पर्श कर रही है तो जमीन घर्षण बल लगा रही है, जिस कारण जो है वो रुक जा रही है। अगर उसमें घर्षण नहीं लगेगा, वो बॉल हमारा क्या रहेगा? गतिशील अवस्था में रहेगा। हम एज चप्पल बोल रहे हैं, आप लोग साइकिल चलाते हैं, आप लोग देखते होंगे जिसका साइकिल का जो है उसको क्या बोलते हैं, टायर जो न्यू रहता है, नया रहता है, वो जहां ब्रेक मारता है वहां रुक जाता है। लेकिन जिसका पुराना रहता है, ब्रेक मारिएगा दूसरे जगह और रुकिएगा आप अलग जगह। ये क्यों होता है? वो घर्षण के कारण हो रहा है, क्योंकि न्यू साइकिल में जो है घर्षण ज्यादा लगता है, जबकि पुराने साइकिल में घर्षण कम लगता है। अब समझिए,
घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और उसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल तभी लगेगा जब वो संपर्क करेगा। एज अभी हम गेंद का जो उदाहरण दिए वो रुकता क्यों है? क्योंकि वो जमीन की सतह से क्या कर रहा है? वो टकरा रहा है, यानी संपर्क में आ रहा है ना। वो किस में आ रहा है? संपर्क में आ रहा है, यानी कि संपर्क में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर संपर्क में आ रहा है, यानी कि यह संपर्क बल का भी तो उदाहरण हो सकता है। अब आगे समझिए असंपर्क बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे। समझिए, क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, प्रतिकर्षित और आकर्षित वाला शब्द जो है बहुत कंफ्यूजन वाला है, जो कि बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है। प्रतिकर्षित और आकर्षित, समझिए क्या होता है प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित है एक शब्द और ये क्या है? ये आकर्षित। ये दोनों जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, ये आपको क्लास 10th में जाओगे उसमें भी ये देखने को मिलेगा, 12th में जाओगे उसमें भी ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या करोगे? जब क्लास अगर ठीक से नहीं किए हुए रहोगे तो आप लोग रटते रहोगे, याद करते रहोगे। लेकिन हम जो है इस क्लास के माध्यम से जो है आप लोग को समझा रहे हैं। जितना टाइम है क्लास 8 में है, आप लोग बढ़िया से क्लास कीजिए और मस्त मग्न होकर जो है आप लोग क्लास कीजिए स्वतंत्र रूप से। तो देखिए, प्रतिकर्षित क्या होता है? प्रतिकर्षित मतलब हुआ धक्का देना, उसको साइड कर देना। प्रतिकर्षित मतलब क्या हुआ? धक्का देना। और ये आकर्षित, आकर्षण करना। आकर्षित मतलब क्या होता है? आकर्षण। अब कहिएगा ये सर, ये आकर्षण मतलब क्या हुआ? आप लोग देखते हैं स्कूल कॉलेज आप लोग पढ़ते हैं, तो स्कूल कॉलेज में जो है अगर लड़की अगर बहुत बढ़िया है, सुंदर है, तो आप लोग क्या करते हैं? अरे वो लड़की बड़ी बिजोड़ है रे, उसको आकर्षित करो, अपने ओर आकर्षण करो। वही क्या हुआ? हमारा आकर्षण हुआ। तो जो अपने ओर लाया वो आकर्षण, और जो धकेल दिया वो प्रतिकर्षण। अब इसका जो है हम ध्रुव के माध्यम से समझेंगे, प्लस माइनस के माध्यम से समझेंगे कि सर कौन जो है प्रतिकर्षित करेगा और कौन जो है आकर्षित करेगा। तो इसमें जो है समान ध्रुव, जो समान रहेगा वो जो है प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और जो असमान रहेगा वो जो है आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब कहिएगा सर समान ध्रुव मतलब प्लस माइनस आप पढ़े हैं, प्लस माइनस, तो उसमें क्या होता है? अगर प्लस प्लस अगर आपका आ गया, दोनों क्या है? समान है ना, तो वो जो है एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित कर देगा ना। लेकिन अगर वही आ जाता प्लस और माइनस, दोनों अलग अलग है ना, अलग निकाय का है, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यही हुआ हमारा प्रतिकर्षित और आकर्षित। अब समझिए, जो कि मेन जो हम टॉपिक बतलाए थे असंपर्क बल, वो क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में लाए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? अब कहिएगा सर ये जो आप बात बतलाया हमें समझ में नहीं आया। अब समझ में आएगी। आप दो चुंबक लीजिए, एक ए चुंबक और एक बी चुंबक। अब एक बात बतलाइए, दोनों को हमको सटाना है, एक जगह लाना है, संपर्क कराना है, तो क्या उसमें हमारा बल लगेगा? ये तो अपने आप अटैच हो जाएगा, इसमें तो बल की कोई जरूरत नहीं है। जब अपने आप अटैच हो जाए वही हमारा असंपर्क बल कहलाता है, और जिसमें हमको संपर्क करने की जरूरत हो वो हमारा
संपर्क बल कहलाता है। तो इसमें जब चुंबक को हम सटाएंगे, उसमें देखिएगा अपने आप जो है दूरी बना हुआ रहेगा, फिर भी जो है वो एक दूसरे को चिपकना पसंद करता है, संपर्क करना पसंद करता है, यानी उसमें बल की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जो है अटैच हो जाता है, वही हमारा असंपर्क बल कहलाता है। अब जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि असंपर्क बल आखिर होता क्या है। अब आगे हम लोग समझते हैं स्थिर वैद्युत बल, जो कि हम यहां डिफिनीशन भी लिखे हैं। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। समझिए, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। मतलब कहा जा रहा है एक आवेशित वस्तु जो कि दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल ही हमारा क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आप अध्याय 12 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब चैप्टर 12 जो हुआ हमारा विद्युत आवेश है, उसमें जो है हम लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से जो है अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास जो है हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर 8 का ही गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसको जो है हम लोग कल खत्म करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को भी हम समापन करें और अगले क्लास में जो हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आए। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा आप लोग जो हमें कमेंट करके बतलाएंगे, और क्लास अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग जो है इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।